तो हम लोग 10th क्लास के जो चैप्टर नंबर 3 है 2 पेयर्स इन 1 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें पहुंच चुके हैं। तो ये जो है हमारा जो इस बुक में कम से कम इस चैप्टर में, ये NCERT बुक का इस चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 6 एक्सरसाइज, पूरा 7 एक्सरसाइज है। 7 एक्सरसाइज में 6 एक्सरसाइज बनाने के लिए दिया गया है। एक एक्सरसाइज को ऐच्छिक रखा गया है। ऐच्छिक एक्सरसाइज मीन्स वो होता है, बोले तो मन है तो बनाइए, नहीं मन है तो नहीं बनाइए, लेकिन पढ़ रहे हैं मन के अनुसार चलिएगा तो पढ़ाई होगा नहीं ना, तो उसको बनाना ही बनाना है, उसको ही बनाना है। मतलब कुल मिलाकर के 7 एक्सरसाइज, और सातों में सबसे पहले जो 3-4 रूल होता है समीकरण को हल करने का वो रहेगा, वर्ड्स प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा सा धैर्य रख के जो बनाएगा बनेगा, नहीं तो उड़ जाएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट भी उड़ जाएगा। सबसे पहले देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जैसा कि बहुपद में बता दिए थे कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं, इस बात की जानकारी रहना चाहिए और अच्छी तरह से समझ रहना चाहिए कि चर क्या है और अचर क्या है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चर किसको कहते हैं, तो चर किसको कहते हैं x y z जिसका वैल्यू बदलते रहे। अचर किसको कहते हैं, जिसका वैल्यू नहीं बदले, जैसे कि इसमें x y z a b c d ये सब जितना भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अचर तो नंबर, कोई भी नंबर हो गया, ये सब अचर होता है। तो ये जो है सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इसका कैसे कैसे क्रिएशन होता है, इसका वो बताएंगे। व्यापक रूप इसका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर 2 चर है तो 2 रहेगा, एक रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से 2 समीकरण रहेगा कुल मिलाकर के। देखिए बात जो है हम पूरा मेन पॉइंट पे करते हैं, आपको याद भी रखना है मेन पॉइंट पे, ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना, एकदम मेन पॉइंट को जो बताते जा रहे हैं उसको ध्यान में रखना, याद करते जाना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ और दिया गया है एग्जाम्पल, लेकिन हम कुछ और एग्जाम्पल, NCERT का ये है तो NCERT का एग्जाम्पल कुछ और है, लेकिन हम कुछ और एग्जाम्पल दे करके आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे क्या होता है। जैसे कि कहीं आप गए बाज़ार, कहाँ गए, बाज़ार गए, ठीक है। बाज़ार में आप 2 कलम खरीदे, 2 पेन खरीदे और 3 कॉपी खरीदे, 2 पेन और 3 कॉपी खरीदे तो आपको कुल मिलाकर के 50 रुपया लगा। कितना लगा, 50 रुपया। पहला दिन आप गए, 2 पेन खरीदे, 3 कॉपी खरीदे, 50 रुपया लगा। सेम उसी दुकान में आपका भाई गया, ये आप हैं, ये कौन है, आप, इस आपका ब्रदर। सेम वही दुकान में आपका भाई गया, वो जो है 3 पेन खरीदा और 4 कॉपी खरीदा, 3 पेन खरीदा और 4 कॉपी खरीदा, उसको 60 रुपया लगा। कितना लगा, 60 रुपया। ये रुपया का साइन समझ आ रहा है। आप गए एक दुकान, वहाँ 2 पेन 3 कॉपी खरीदे, 50 रुपया लगा। आपका भाई भी तनतनाल चल गया, 3 पेन खरीद लिया, 4 कॉपी खरीद लिया, उसको 60 रुपया लगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि बताइए कि एक पेन का मूल्य कितना था और एक कॉपी का मूल्य कितना था, ये बताना है। तो यहीं से देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बनाएंगे और सॉल्व करके उसका आंसर लाएंगे। बोलिए कैसे, बोलिए ऐसे। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कलम का दाम, उसको एक्सरसाइज में करेंगे, अभी डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखते हैं। माना पेन का दाम 100 रुपया और एक पेन का दाम कितना, 1 पेन का दाम, और एक बुक का दाम, सॉरी कॉपी ना था, एक कॉपी का दाम मान लेते हैं y रुपया। तो अब बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि अगर ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक कलम का दाम 5 रुपया था तो 3 कलम का दाम कितना होगा, तो बोलिएगा 15 रुपया। तो कैसे आप निकाले कि 15 होगा, उसको मल्टीपल करके, उसमें मल्टीप्लिकेशन करके बताया ना। तो वैसा ही हम बोल रहे हैं कि एक पेन का दाम 100 रुपया तो 2 पेन का दाम, तो बोलिएगा 2x। इसके लिए क्या समीकरण बनेगा, 2x प्लस एक कॉपी का दाम है y रुपया तो 3 कॉपी का दाम तो 3y बराबर 50। ये जो 2x और 3y है ये क्या है, 2x जो है पेन का दाम है, 3y जो है कॉपी का दाम है, 3 कॉपी का दाम, और दोनों मिला करके जब वो ख़रीदा था वो लड़का तो 50 रुपया लगा था। अब ठीक उसका भाई जब गया तो 3 पेन 4 कॉपी खरीदा, यानी 3x प्लस 4y, तो उसको कितना लगा, 60 रुपया लगा। 3x प्लस 4y जब वो ख़रीदा कितना लगा, 60 रुपया लगा। इस तरह से बताइए, इसमें कोई दिक्कत है, ऐसे समीकरण बनेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ और ही दिया गया है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं या जो करना है कीजिएगा, लेकिन मेन आपको यही समझाना था। ये बहुत लंबा लिफाफा है, मेन आपको समझना ये था। ये बुक में भी है, अगर आपको बुक पढ़ने का आदत है तो ये सब पढ़ के आप समझ जाइएगा। अब देखिए, तो जैसे कि यहाँ पे हम 2 समीकरण निकाल दिए थे, यहाँ पे कुछ अभी समीकरण निकाले थे ना अभी यहाँ पे। अब वो दोनों समीकरण को हल कैसे करेंगे, तो 2 समीकरण जो जैसे कि दिया हुआ था, मान लो 2x
कहाँ चल गया? मान लो कि समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 50 और 3x + 4y = 60। ये दो समीकरण दिया हुआ है। अब दोनों समीकरण में x क्या था? x जो है पेन था, y क्या था? y जो है कॉपी था। अब दोनों समीकरण में हम आपसे पूछेंगे कि बताइए दोनों में प्राइस क्या है, किसका? पेन का प्राइस क्या और कॉपी का? तो x हम लोग माने थे पेन को, y माने थे कॉपी को। तो अगर हम लोग x और y निकाल लेते हैं तो पेन और कॉपी का दाम निकल जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? x और y का मान। तो कैसे निकलेगा? उसको सोल्व करके निकलेगा। कैसे निकलेगा? सोल्व करके। तो सोल्व कैसे होगा? तो सोल्व जो है दो समीकरण जो हम लोग पढ़ेंगे, दो चर वाले रखिए। देखिए मेन पॉइंट का बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। अभी समीकरण बता दिए, समीकरण को जब सोल्व करने का बात आएगा तो दो तरह से सोल्व करेंगे। एक होगा ग्राफीय विधि और एक होगा बीजगणितीय विधि। कौन कौन सा? एक होगा ग्राफीय विधि और एक होगा बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि में जो है सिंपल है, एक ही विधि है। बीजगणितीय विधि में 3 विधि पढ़ना है। कितना? 3। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। 3 विधि 10th में पढ़ना है। बीजगणितीय में कितना पढ़ना है? 3 विधि। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा वज्रगुणन। प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन। वज्रगुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन तो बस एक बार में समझ जाइएगा। वज्रगुणन जो सबको हार्ड लगता है वो मैं ऐसे ढक करके ऐसे बता देंगे जो एक बार में आप समझ जाइएगा और एकदम फटाफट। फिर सबसे हल्का, अगर उस चीज़ को आप समझ जाइएगा तो दोनों तीनों में सबसे हल्का वही लगेगा, वज्रगुणन। ऐसे ज़्यादातर सब देखिएगा विलोपन का यूज़ करता है, विलोपन या प्रतिस्थापन कम, विलोपन ज़्यादा। लेकिन वज्रगुणन हमको लगता है सबसे हल्का, क्योंकि उस चीज़ को हम समझ गए थे अच्छा से। तो आप भी समझ जाइएगा, ठीक है। तो वो क्या कीजिएगा, जो बताएंगे उसको ध्यान में रखिएगा और एक दो क्वेश्चन लेकर रिपीट कर लीजिएगा वो मेथड को, बस समझ जाइएगा, बन जाएगा। तो यानी कि हम लोग जो समीकरण को सॉल्व करेंगे उस दो मेथड से करेंगे। एक होगा ग्राफीय विधि द्वारा और एक होगा बीजगणितीय विधि द्वारा। एक होगा ग्राफीय विधि द्वारा और एक होगा बीजगणितीय विधि द्वारा, ठीक है। इस चीज़ को पहले ध्यान रखिएगा। देखिए अब देखिए, अब हम सबसे पहले इसमें ग्राफीय विधि पढ़ाएंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में पढ़ने से पहले आपको दो लाइन जो है, दो रेखा जो है, उसमें क्या क्या पोजीशन, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है वो जानना। तो दो रेखा क्या क्या हो सकता है? तो दो रेखा 3 तरह का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। पहला, या तो दोनों कट करके निकल जाएगा, क्रिस क्रॉस कहीं से भी कट करके निकल जाएगा। पहला क्या होगा? दोनों रेखा कहीं भी कट करके निकल जाएगा। पहला क्या होगा? दोनों रेखा कहीं भी कट करके निकल जाएगा। दूसरा क्या होगा? दोनों रेखा समांतर 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 जाएगा। तीसरा क्या होगा? एक ही रेखा पे दूसरा रेखा एकदम समपाती होगा, कट करके निकल गया, इसको कहते हैं समांतर जाएगा। एक रेखा दूसरे समांतर का आने का मतलब हुआ ये ऐसे चल जाएगा इधरों, ऐसे चल जाएगा इधरों, ऐसे चल जाएगा इधरों। ये दोनों एक नंबर के लड़ाकू गोतिया है। ये 4 है तो ये भी 4 है, मतलब जहाँ तुम जाएगा वहाँ हम जाएंगे, एकदम चलते चल जाएगा, कभी मिलेगा ही नहीं। इतना लड़ाई किया है दोनों कि कभी मिलेगा ही नहीं। सीधे जा रहा है, ये भी सीधे जा रहा है, जा रहा है, कभी कटेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। समांतर रेखा उसी को कहते हैं समांतर। तीसरा जो होता है समपाती होता है। तीसरा क्या होता है? समपाती। समपाती मतलब एक ही पे दूसरा चढ़ा हुआ है, एक ही रेखा पे दूसरा रेखा है, थोड़ा सा भी ना इधर है ना उधर है। पहला रेखा है जिधर है, दूसरा रेखा एकदम खास उसी पे है। समझ में आ रहा है? अब इसमें आपको हल कैसे होगा और याद क्या रखना है जो देखिए, हल कैसे होगा और याद क्या रखना है जो देखिए। इसमें आपको ये याद रखना है, जब हम समीकरण निकालेंगे, दो समीकरण का ग्राफीय रूप बनाएंगे, जैसे 2x + 3y = 50 है और 3x + 4y = 60 है। तो दोनों समीकरण को जब हम हल करेंगे तो दोनों किसका बात हो रहा है? बीजगणितीय भी आगे बताएंगे, अभी ग्राफीय विधि का बात हो रहा है। ग्राफीय विधि जब बनाएंगे दोनों का, तो पहला जो समीकरण रहेगा उससे एक लाइन खींचाएगा और दूसरा जो समीकरण रहेगा उससे 2 लाइन खींचाएगा, इसीलिए ये बता रहे हैं। तो दोनों लाइन खींचाएगा और अगर दोनों एक जगह पे कट कर रहा है तो यानी एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल। दोनों लाइन एक जगह पे कट कर रहा है यानी एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। ये कब और क्यों होता है, सिचुएशन कैसे क्रिएट होगा, ये आगे बताएंगे। ये अभी याद रखिए, दोनों लाइन एक जगह पे कट कर रहा है तो एक हल होगा। दोनों लाइन एक जगह पे कट कर रहा है तो एक लाइन। और एक बात याद रखिए, ये जो है समीकरण कभी भी ऐसे नहीं होगा कि ये घूम के आएगा फिर से काटेगा, नहीं, इसमें नहीं होगा। रैखिक समीकरण में ऐसा नहीं होगा, ये सीधा इधर जाएगा इधर जाएगा। तो एक जगह पे कट कर रहा है तो एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल।
समांतर चला गया दोनों रेखा, कहीं कटा ही नहीं, इसका इसका दोनों का रेखा जो बनेगा ग्राफ में, दोनों का रेखा जो बनेगा ग्राफ में, दोनों अगर समांतर चला गया तो यानी कोई हल नहीं होगा। दोनों समांतर चले गया मतलब कोई हल नहीं होगा। इस तरह से समांतर चला जाएगा मतलब कोई हल नहीं होगा। अगर दोनों रेखा एक ही रेखा पे दूसरा, इसका रेखा इसका रेखा इसका दोनों का रेखा एक ही पे है तो अनेक हल अनंत हल होगा। अनंत अपरिमित रूप से अनंत हल या अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनंत हल या अनेक हल होगा। समझ आया? पहला सिचुएशन एक बार कट करेगा एक हल, दूसरा एकदम समांतर जाएगा, समांतर जाएगा तो एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। एक ही रेखा पे दूसरा रेखा होगा तो इसका क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा? अनेक हल। तो ये 3 सिचुएशन जो क्रिएट होता है, ये तीनों आपको याद रखना है। सबसे पहले एक बार कट किया एक हल, समांतर गया, कोई हल ही नहीं, कट ही नहीं किया कहीं पे, तो एक ही पे दूसरा लाइन है यानी अनंत हल होगा। आप ही सोचिए ना कितना मतलब हल का मतलब है कितना बार कट कर रहा है, तो ये तो एक ही पे दूसरा है, तो आप ही सोचिए कितना ज़्यादा हो सकता है इसका हल, बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए हैं, 2 समीकरण ले लिए हैं जो कि बुखी का था, तो बुखी से डायरेक्ट छाप लिए हैं, और वो मतलब कि छाप लिए हैं, देखिए छापा हुआ है, और मतलब कि वो दोनों समीकरण को यहाँ पे हल करेंगे और ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि पहला समीकरण है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, ठीक है, ये दूसरा समीकरण। अब जो है समीकरण हल करने से पहले क्या करना पड़ता है, एक डब्बा बनाइए, एक जगह x लिखिए, एक जगह y लिखिए, y का मान लिखिए। अब क्या करना है, तो x का मान कुछ रखना है, y का मान खुद आ जाएगा, x का मान कुछ रखना है, y का मान खुद हो जाएगा। इस चीज़ को हम आगे भी खुद से भी बना के बताएंगे। अभी यहाँ पे आप मोटा मोटी देखिए, जैसे कि यहाँ पे x का मान, समीकरण ये था ना समीकरण। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं, y को रहने दिए, x को उधर भेज दिए, y को रहने दिए इधर, x को उधर भेज दिए, ये ठीक है। आप नहीं तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैसे, इस चीज़ को भूल जाइए, यहाँ पे सोचिए x और यहाँ पे है y, ठीक है, ऐसे पढ़िए, वैसे भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे है x और यहाँ पे है y। अब करना क्या है, तो ये समीकरण देखना है। ये समीकरण में जब हम x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा, खुद जो 2 आ जाएगा, x = 0 तो ये खत्म हो गया, 3 दूनी के 6 2 बार में कट जाएगा। अगर हम ये समीकरण में x का मान 6 रखते हैं, इसमें अगर हम x का मान 6 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर हम उल्टी भी कर सकते हैं, y का मान इस समीकरण में 0 खुद से रखना है, ठीक है, जो दिमाग में आपका आ रहा है ना, खुद से रखना है। कुछ भी x का मान खुद से कुछ रखिए, y का कुछ आएगा, y का मान खुद से कुछ रखिए, x का कुछ आएगा। ऐसे ऐसे 2 बार करना है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। पहला समीकरण के लिए क्या करना है, x का खुद से कुछ मान रखना है, y का कुछ आएगा, y का खुद से कुछ रखिएगा, x का आएगा, या फिर x का कुछ रखिएगा तो y का आ गया पहला। फिर क्या करना है, फिर से सेम रिपीट करना है, किसके लिए, दूसरा समीकरण के लिए। x का कुछ रखेंगे, y का आएगा, y का कुछ रखेंगे, x का आएगा, x का कुछ रखेंगे, y का आएगा, y का कुछ रखेंगे, x का आएगा। ये कर लीजिए। ये करने के बाद आपको आ जाना है ग्राफ कॉपी में। आपको कहाँ जाना है, ग्राफ कॉपी में। अब ग्राफ कॉपी में आ करके आपको इस चीज़ को याद रखना है। सबसे पहले ये जो चीज़ है इसको याद रखना है। 1 2 इसमें कितना सिचुएशन बन रहा है, ए वाला 0 और 2, क्या 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 बन रहा है, 0 2 इस समीकरण के लिए, पहला समीकरण के लिए 6 0, और क्या बन रहा है, ये दूसरा समीकरण के लिए 0 - 4, और क्या बन रहा है, 3 और -2, ये बन रहा है, ठीक है। यानी कि पहला समीकरण के लिए हम लोगों को खोजना पड़ेगा 0 और 2, 0 और 2। तो सबसे पहले 0 है, उसके बाद 2 है। तो सबसे पहले 0 कहने का मतलब हुआ x अक्ष पे 0, यानी यहाँ 0 लेंगे, x और y दोनों का 0 तो यही ना होगा, और y का 2 यानी ऊपर जाना है, तो यहाँ पे हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था 6 और 0, तो 6 पहले है, यानी कि पहला वाला जो होता है याद रखिएगा, इस तरह से जब दर्शाया हो रहेगा कोई भी बिंदु x y, पहला बिंदु जो दर्शाएगा वो x को, और दूसरा बिंदु जो दर्शाएगा y को, ये चीज़ याद रखना है। इस तरह से अगर दर्शाया हुआ है, पहला जो रहेगा वो दर्शाएगा x को, दूसरा जो रहेगा वो दर्शाएगा y को। पहला x को दर्शाएगा, दूसरा y को दर्शाएगा, पहला x को दर्शाएगा, दूसरा y को दर्शाएगा। ये चीज़ आपको याद रहेगा, पहला x को दर्शाएगा, दूसरा y को। फिर इसमें था 6 और 0, तो पहले 6 लिखें, x की तरफ 6 गए, y की तरफ 0 गए। ये पहला समीकरण था, x + 3y = 6। तो लाइन जो खिंचाया, ये लाइन जो बना है, ये लाइन इस समीकरण के लिए बना है, तो इसका नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसलिए बुक से निकाल लिए, क्योंकि बुक में बहुत अच्छा से बना हुआ है, हम बनाते तो थोड़ा सा गजर बजर होता, नहीं समझ में आता। पहला बार में बुक से बनाया रहेगा तो समझ में आएगा। तो ये पहला लाइन जो बना है इस समीकरण का बना है, उसका 2 बिंदु लिए थे, दोनों बिंदु को मिला दिए इस तरह से, x + 3y = 6। फिर जो दूसरा लेंगे 0 और -4, और क्या था, और था 3 और -2, 0 और -4 यहाँ है, 3 और -2 यहाँ है, ये दोनों को मिला दिए। तो दोनों लाइन देखिए क्या समांतर जा रहा है, या एक ही लाइन पे दूसरा लाइन है, या कहीं पे एक जगह पे कट कर रहा है। तो हम देखिए कि एक जगह पे
कट कर रहा है। तो एक जगह पे कट कर रहा है यानी कि इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। एक जगह पे कट कर रहा है इसका एक हल होगा। तो हल क्या होगा, तो जहाँ पे कट कर रहा है वही बिंदु हो जाएगा। तो कट कर रहा है 6 और 0 पे, 6 और 0 पे कट कर रहा है, यानी कि इसको जब हल कीजिएगा तो x का मान 6 आएगा और y का मान 0 आएगा। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो x का मान क्या आएगा 6 और y का मान क्या आएगा 0। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, ये समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? x का मान क्या आया 6 और y का मान क्या आया 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसे बनाना है? एक्सरसाइज में तो इतना प्रैक्टिस दिया हुआ है कि वो बताएंगे तो और ही समझ में आ जाएगा। यहाँ मेन रूप से एक क्या है ना, आपका माइंडसेट तैयार होना चाहिए। माइंडसेट एक बन गया, बेसिक क्लास में बस यही करना है कि एक माइंडसेट सेट हो गया। अब वही माइंडसेट का यूज़ करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा कर लीजिएगा, हो गया काम आप। अब देखिए जो पीछे हम लोग ये बनाए हैं, तो ये बिना ग्राफ बनाए, जैसे कि तो बड़ा लंबा लफड़ा है कि ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद पता चलेगा कि इसका कितना हल होगा। ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद पता चलेगा कि किसका कितना हल होगा। लेकिन क्या बिना ग्राफ बनाए हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा समीकरण का कितना हल होगा? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण का युग्म अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल जो कह रहा है मतलब एक हल होता है। क्या होता है? एक हल। ये सबसे पहले रेखा से समझ जाइए, जो कि पीछे बता चुके हैं। अगर एक बार कट कर रहा है एक हल होगा। कैसा होगा? एक हल होगा। रेखाएं समांतर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर रेखा समांतर है इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। इसको कहते हैं असंगत समीकरण युग्म। क्या कहते हैं? असंगत। ये भी याद रखना है। रेखाएं संपाती हो सकती है, मतलब एक ही रेखा पे दूसरा रेखा। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसको कहते हैं संगत समीकरण युग्म। क्या कहते हैं इसको? संगत। जब समांतर होगा असंगत, और जब संपाती होगा तो संगत। तो इसमें याद क्या रखना है? अभी याद आपको मोटा मोटी इतना रखना है। अगर रेखा कट कर रही है एक बार कट कर रही है तो अद्वितीय हल कहते हैं, या फिर उसी को कहते हैं एक हल। समांतर है यानी कोई हल नहीं होगा, एक दूसरे के समांतर जाएगी। अगर संपाती है यानी एक ही रेखा पे दूसरी रेखा है, एक ही रेखा पे दूसरी रेखा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अभी याद रखना। अब जो है ये तो बनाने के बाद समीकरण की बात हुआ। अब जो है हम लोग अगर ये पता करना चाहे, उसको बिना उसके ग्राफ बनाए पता करना चाहे कि इसका कितना हल होगा, तो उसके लिए रूल है। क्या रूल है? जो देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ समीकरण दिया हुआ, ठीक है, 1 - 2y = 0 ये, तो ये रेखा प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद कैसे पता चला कि प्रतिच्छेद करती है यानी एक हल होगा। ये रेखा संपाती है यानी अनेक हल होगा। ये रेखा समांतर है यानी कोई हल नहीं। ये कैसे पता चला? तो पता देखो ऐसे चलता है। सबसे पहले इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये पहला समीकरण दिया हुआ है, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम जैसा जैसा बताएंगे वैसा वैसा बस सुनना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, एक जो है दिया हुआ था समीकरण, तो समीकरण का रूप बताए थे ना, a1 x + b1 y + c1 = 0। इसमें a1 का मान कितना दिया हुआ है? a1 का मान दिया हुआ है 1, a2 का मान 3, तो a1/a2 करेंगे तो 1/3 आएगा। ये दोनों समीकरण के लिए करना क्या है, बस ये चीज़ करना है, आपको पता चल जाएगा कि कितना हल होगा। कोई भी दो समीकरण का हमको पता करना है कि कितना हल होगा, तो ये चीज़ करना है आपको। ये चीज़ अगर आप ये चीज़ कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस समीकरण का कितना हल होगा। क्या करना है? a1/a2 जो कि वैल्यू दिया हो रहेगा a1 a2 का, b1/b2 जो कि दिया हो रहेगा जो x के साथ रहेगा, a1 a2 जो y के साथ रहेगा, b1 b2 जिसके साथ कोई नहीं रहेगा वो c1 c2। तो a1/a2 पहले करेंगे x वाला के साथ, b1/b2 करेंगे y वाला के साथ, बिना केकरू वाला के साथ करेंगे c1/c2। तो जब हम a1/a2 किए तो 1/3 आया, b1/b2 किया तो -2/4 आया, c1/c2 आया तो 0/-2 आया। अब देखेंगे कि क्या a1/a2 जो है ये जो है इसके बराबर है, तो यहाँ पे हम देखें कि इसके बराबर नहीं है। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसा ही हम लोग देखें कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, जैसा ही हम लोग देखें कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, वैसा ही कहेंगे कि ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करती है यानी कि केवल एक हल होगा। एक हल होगा यानी कि उसी को कहते हैं अद्वितीय हल। फिर से
a1/a2 की b1/b2 की, दोनों समीकरण जो दो दिया हुआ रहेगा, जो दो समीकरण दिया हुआ रहेगा उसको a1/a2 करेंगे, b1/b2 करेंगे, देखेंगे बराबर है, अगर है तो आगे कुछ करेंगे, नहीं है तो कहेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, केवल एक हल होगी यानी अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा यानी केवल एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब जो है दूसरा सिचुएशन, तीनों सिचुएशन को एक बार जब बताएंगे ना तो माइंडसेट में क्लियर होगा। अभी दूसरा देखिए, पहला समझ में आया नहीं है, दूसरा देखिए। फिर क्या करना है, दूसरा समीकरण दिया हुआ उसको भी a1/a2 की, b1/b2 की, c1/c2 की, और अवरी देखिए कि तीनों बराबर आ गया, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों को काटेंगे तो बराबर आएगा ना, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 9 दूनी के 18। तो जब तीनों बराबर आ गया तो कहेंगे संपाती रेखा होगा, यानी एक ही रेखा पे दूसरा का रेखा होगा, और संपाती रेखा होगा यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी बहुत सारा हल होगा। क्या होगा? बहुत सारा हल होगा। संपाती रेखा होगा यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, बहुत सारा हल होगा। कब? जब दोनों तीनों बराबर होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। जब ये सिचुएशन आ रहा है, तीनों बराबर है, तो कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, जिसको कहेंगे संपाती रेखा होगा। जब तीनों बराबर होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो कहेंगे संपाती रेखाएं हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है, संपाती रेखाएं हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल। पहला सिचुएशन, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आया, पहला के दूसरा के बराबर नहीं आया, तो कहेंगे अद्वितीय हल, केवल एक हल, या फिर रेखा कैसी रेखा है तो प्रतिच्छेदी रेखा है, कैसी हल है तो बोलेंगे एक हल है। जब बराबर आ गया तो कहेंगे अनेक हल है। और तीसरा सिचुएशन क्रिएट होगा जब हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 करेंगे, तो पहला और दूसरा बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये सिचुएशन जब क्रिएट हो रहा है तो कहेंगे समांतर रेखाएं हैं, यानी कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा होगा यानी कि कोई हल नहीं होगा। जब ये सिचुएशन क्रिएट होगा तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तीनों को याद रखिए अभी एक बार में। जब हम a1/a2 b1/b2 करेंगे, पहला का और दूसरा का, तो बराबर नहीं होगा तो कहेंगे केवल एक हल है। जब तीनों बराबर होगा तो कहेंगे अपरिमित रूप से अनंत हल है। जब दो का बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो कहेंगे कोई हल नहीं होगा। यहीं से यही चीज़ देख करके कोई भी समीकरण में ये चीज़ हम जब देखेंगे तो हम बता देंगे कि उस समीकरण का कितना हल होगा या नहीं होगा। ये चीज़ देख करके कोई भी समीकरण में बता देंगे कि उसका हल होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना हल होगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी प्रकार का दिक्कत? ये समझ में आया? इसको एकदम मस्त लिख लीजिएगा। अब देखिए ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा दे दिया, लेकिन उससे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसका कितना हल होगा। ठीक है, a1 का मान ये रहा, a2 का मान ये रहा, लिख देते हैं। a1 बराबर 7, b1 बराबर -15 और c1 बराबर 2, a2 बराबर 1, b2 बराबर 2, c2 बराबर 3। एक कन्फ्यूजन रहता है हमेशा सबको, जो क्लियर कर देते हैं। कहता है कि बराबर के उधर रख के मान लेंगे कि इधर रख के, तो याद रखना दोनों समीकरण में एक ही तरफ रहने देना। अगर दोनों समीकरण में इधर है तो दोनों में इधर रहने देना, दोनों में अगर इधर ला रहा है तो दोनों में इधर ला लेना। ठीक ना? जिधर भी करना दोनों में एक में करना। जैसे कि उस सबको कन्फ्यूजन रहता है ना कि c1 और c2 का जो मान लेंगे, c1/c2 जो करेंगे, जैसे कि यहाँ पे तो a1/a2 करेंगे तो 7/1 बराबर -15/2 नहीं है ना, बराबर 2/3 नहीं है। तो वो कहता है कि ये 2/3 आप प्लस क्यों लिए? ये तो माइनस भी हो सकता है। कैसे? तो बस 7x - 15y और 15y के 2 इधर लाएंगे तो -2, तो c का मान तो -2 है, आप यहाँ पे +2 लिए। तो उसको हम कहेंगे कि सिंपल याद रखना कि जिधर भी मान लेना उधर एक तरफ लेना। अगर 2 का मान बराबर के उधर, मतलब कि पहला समीकरण का c का मान बराबर के उधर है तो दूसरा के बराबर के उधर रखेगा। अगर पहला समीकरण के 2 का c का मान बराबर के इधर है तो दूसरों को के इधर रखेगा। तो जब हम ये बराबर कर रहे थे तो देखे कि 7/1 जो है वो बराबर नहीं है -15/2 के, नहीं है, यानी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब बराबर नहीं आया तो हम लोग कहेंगे कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? केवल एक हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? केवल एक हल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग बीजगणित, ये हो गया था हमारे पीछे, ग्राफीय विधि बता दिए और उसको हल करने के लिए बता दिए कैसे कैसे हल करना है जो बता दिए। अब यहाँ से हमारा बताएंगे आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अभी आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सबसे पहला विधि जो है कैसे हल करेंगे। सब बहुत सिंपल है।
ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। कोई भी एक समीकरण में चलना है, उसका कोई वैल्यू निकाल लेना है, कैसे निकलेगा जो बताएंगे, और उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है, रख देना है, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक समीकरण से वैल्यू निकाल के दूसरा में प्रतिस्थापित कर दो, रख दो, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसे कि इसमें हम समीकरण सेकेंड से चलते हैं। किससे चलते हैं? समीकरण सेकेंड से। किससे चलेंगे? समीकरण सेकेंड से। तो जब हम लोग समीकरण सेकेंड में चलेंगे तो सेकेंड का मान है x + 2y = 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 - 2y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 2y। ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। अब क्या करना है? जिससे चले थे, ये हमारा x का मान आया कि नहीं? x का मान आ गया 3 - 2y, y के रूप में x का मान 3 - 2y। जिससे हम लोग चले थे उसमें नहीं रखना है, जो हमारा बचा हुआ उसमें रखना है। सेकेंड से चले थे ना, फर्स्ट में रखेंगे। थर्ड जो आया है, थर्ड का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो थर्ड का मान फर्स्ट में रखो। क्या रखेगा? x का मान रखेगा 7 × 3 - 2y - 15y = 2। 7 से गुना करो, 7 या 21, 7 दूनी के 14y - 15y = 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? 21 - 14 - 15 कितना हो जाएगा? तो 14, 4, 5, 9, 10, 10, 20, 29 हो जाएगा। 21 - 29y = 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहीं पे तो कोई गड़बड़ी नहीं किए होंगे। 7 से इधर गुना कर दिए, 7 × 7 या 21, 7 दूनी के 14, x का मान रखे थे 7 दूनी के 14, 7 या 21, ठीक है, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है। अब जो है एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या आया है जो पहले ध्यान से देखिए। 21 - 29y = 2। 21, 2 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 29 इधर माइनस में, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो प्लस में 29y। 21 में से 2 घटा देते हैं, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 = 29y। इधर ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, 19/29 = y। y का मान कितना आ गया? 19/29। y का मान कितना आ गया? 19/29। पहला ओके में बटा में आ गया तो गड़बड़ाना नहीं। अब y का मान कोई भी समीकरण में रख दो। हम तीसरा आसान लग रहा है, तीसरा में रख देते हैं। रख के आ गया मान, y का मान थर्ड में रखने पर, y का मान थर्ड में रखने पे, तो x = 3 - 2 × 19/29, ठीक है। थर्ड में रखो, x - 3 2 × 19 में। अब क्या है? इसको सोल्व करो। सोल्व करोगे वही आंसर हो जाएगा। हम करके इधर बता देते हैं, इधर नीचे जगह नहीं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हम यहाँ कर देते हैं। x = 3 - 19 × 2, 19 दूनी के 38, 19 दूनी के 38/29/1। कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे 29, एलसीएम इधर ले लेते हैं 29, एक बार से 29, 29 तिया कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 और 9 तिया 18, 78, 29 तिया 78 माइनस 38, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 3 गया 40, 40/29। y का मान, हम x का मान आ गया 40/29 और y का मान आ गया 19/29। ये कौन सा विधि था? प्रतिस्थापन विधि थी। एक से दूसरे को प्रतिस्थापित किए, मान आ गया। याद रखना है, पहला दूसरा समीकरण से हम लोग चले, दूसरा में क्या किए? इधर उधर कर दिए, y के रूप में x का मान निकाल दिए। x का मान क्या आया? 3 - 2y। अब जो है दूसरा से चले थे तो पहला में रख दिए। आप लोग अगर पहला से चलिएगा तो दूसरा में मान रखिएगा, एक ही में मत रखिएगा। ये कर दिए तो उससे हम लोग क्या निकल गया? उससे हम लोगों को y का मान निकल गया। y का मान क्या निकल गया? 19/29 निकल गया। अब y का मान हम लोग तीसरा समीकरण जो बनाए थे, x y के रूप में x का मान उसमें रख दिए, तब हमारा x का मान आ गया 40/29। x का मान क्या आ गया? 40/29। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यही है प्रतिस्थापन विधि, बीजगणितीय समीकरण का सोल्व करने का पहला विधि, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। बताइए, कंप्लीट हो गया? प्रतिस्थापन कंप्लीट हो गया। प्रतिस्थापन के बाद यही इसी तरह से रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि हम एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करा ही देंगे, उसमें पता चल ही जाएगा। प्रतिस्थापन के बाद हम लोगों को पढ़ना है विलोपन विधि। क्या पढ़ना है? विलोपन। एकदम धाकड़ क्वेश्चन लिए हैं विलोपन के लिए। विलोपन में क्या करना है ना, दोनों में से एक को विलुप्त कर देना है। ऐसे ढक करके ना, ढक करके नहीं करना है, तो उसको काट करके, काटेंगे कैसे? उसमें कुछ जोड़ेंगे, उसमें कुछ गुना करेंगे, उसमें कुछ भागा करेंगे, ऐसे कर करके उसको क्या करना है? खचम खुचम काट देना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको, इसका कितना हल होगा। अद्वितीय हल होगा यानी एक हल होगा, कि अनेक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा। क्योंकि कोई हल नहीं होगा तो माथा पट के इसकी फायदा, उसका तो कोई हल ही नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा यानी कि उसको दिमाग क्या खराब करेगा, उसका तो बहुत सारा हल होगा, बहुत सारा। कब हल करेंगे? जब अद्वितीय हल होगा।
तो 9/7 A1/A2 9/7 बराबर -4/3। ये तो पहले बराबर नहीं है, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि इसका एक हल होगा। इसका क्या होगा? एक हल होगा। एक हल निकालेंगे। अब एक हल निकालने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कौन सा दिमाग लगाना है? पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। सबसे पहले तो दोनों समीकरण को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, ये काम करेंगे। लेकिन जोड़ेंगे घटाएंगे के अलावा इसमें हम कुछ गुना भागा कर सकते हैं पूरा में। लेकिन अगर पहला समीकरण में हम गुना कुछ कर रहे हैं तो इसमें भी इसमें सब में गुना होगा। दूसरा समीकरण में कुछ गुना कर रहे हैं तो इसमें भी पूरा में गुना होगा। ये चीज़ सिर्फ आपको याद रखना है। तो अगर हम पहला में कुछ गुना करते हैं, लेकिन गुना ऐसा करेंगे जिससे क्या हो कि अगला कट सके, जिससे क्या हो अगला कट सके। तो अगर हम इसमें कुछ करेंगे तो नहीं कटेगा, इसमें कुछ करेंगे तो नहीं कटेगा। एक काम कर सकते हैं, पहला समीकरण में हम 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया के 12y हो जाएगा। दूसरा में हम 4 गुना करेंगे तभी हो जाएगा 4 तिया के 12, दोनों बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन गुना करेंगे तो पूरा में करेंगे, तो जब हम इसमें पूरा में गुना करेंगे तो 9 तिया के 27x माइनस 4 तिया के 12y और उसके बाद 2 तिया के 6000 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। दूसरा में गुना करो, 7 28x माइनस 4 तिया के 12y बराबर 4 दूनी के 8000 हो जाएगा। ये समीकरण 4 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया? 4। अब दोनों को देखो, पहला समीकरण और दूसरा, तीसरा चौथा बना ना, पहला दूसरा से। अब तीसरा विलोपन में यही है कि कुछ गुना करना है, लेकिन गुना करेंगे तो पूरा समीकरण में करना है और गुना कर करके उसको कुछ को काटना पड़ेगा। तो ये 12y कटेगा। तो कैसे कटेगा? गुना करके 27x माइनस 12y बराबर 6000 आया, 28x माइनस 12y बराबर 8000 आया। तो अब कटेगा कैसे? दोनों समीकरण को, ये इसका साइन सेम है ना। जब कोई दो का साइन सेम है और उसको काटना है तो घटाना पड़ेगा, और जब दो का साइन अलग अलग है और उसको काटना है तो जोड़ना पड़ेगा। ये दिमाग में अगर अट जाता है, इसको काटना है तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण थर्ड -4। क्या कर रहे हैं? दोनों को घटा रहे हैं। घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो 27x में से 28x जाएगा तो -x बचेगा, 12y में से 12y ये कट गया, 6000 में से 8000 गया तो ये -2000 बचा, इससे ये कट गया। x बराबर क्या आ गया? 2000। अब देखो फिर से वही रूल, x का मान आ गया, y का मान किसी में रख दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा किसी में रख दो, मान निकल जाएगा। अब ये काम आपका है। x का मान क्या करो? पहला में रखो, 9 दूनी के 18000 हो जाएगा, इधर जा कर के घट जाएगा 16000 हो जाएगा, 4 से काट जाएगा, 4 चक 4000 हो जाएगा, शायद 4000 आएगा। कितना आएगा? 4000। तो ये आप करके दिखाइएगा, इसका मान किसी में रख दीजिएगा, हो जाएगा, करके दिखाइएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। होगा या नहीं जो बताइए। ये था हमारा प्रतिस्थापन हो गया। प्रतिस्थापन के बाद विलोपन हो गया। प्रतिस्थापन के बाद कौन सा विधि हो गया? विलोपन विधि। विलोपन विधि के बाद देखिए आगे बताते हैं। विलोपन के बाद हम लोगों को पढ़ना है वज्र गुणन विधि। ठीक है, लास्ट विधि है। ये जो विधि है बहुत ही हल्का है, बस इसको सर पे चढ़ा करके नहीं रखिएगा, तो ये सबसे हल्का विधि है। करना क्या है जो देखिए, सबसे पहले जो भी समीकरण दिया गया है, जो भी समीकरण दिया गया है और बराबर के उधर अगर c का मान है, ये ना है c का मान बराबर के अगर वो साइड है RHS में है, तो उसको सबसे पहले LHS में लाना है। दोनों को, इसका भी लेके आएँ और इसका भी लेके आएँ। इतना तो हो जाएगा, एकदम चुटकी में बन जाएगा। बस रिपीट करेंगे 2-4 बार ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कर दिए। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट और ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। इतना हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके मेरा कुछ रूल फॉलो कीजिए। सबसे पहले x लिखिएगा, बड़ा वाला बटा दे दीजिएगा बराबर, y लिखिएगा, बड़ा वाला बटा दे दीजिएगा बराबर, 1 लिखिएगा, बड़ा वाला बटा दे दीजिएगा। पहला काम क्या किए? x लिखे बटा, y लिखे बटा, फिर क्या लिखे? 1 लिखे और बटा, x लिखे बटा, y लिखे बटा और 1 लिखे बटा। ये कर दिए। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले हमको x के नीचे क्या होगा जो निकालना है, उसके लिए x के पदों को ढकना पड़ेगा। ऐसे ढक दिए। अब क्या करना है? इससे इसमें गुना करना है और इससे इसमें गुना करना है और घटाना है। 3 गुने 28, ऐसे ऐसे क्या करेंगे? 3 गुने 28, 3 गुने 28, इसको ढक दिए तो 3 गुने 28 करना है। अब नीचे से जाना है, 4 गुने -35, बीच गुने में आगो माइनस दे दिए और 4 गुने -35। ये -35 जो है, ये -35 का 35 का माइनस था, इसलिए -35 दिए, और ये माइनस रूल में है कि बीच में एगो माइनस देना है। जो हम ढकेंगे
इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, तो दोनों के गुना को जो लिखेंगे तो बीच में हम लोगों को एक घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब y के लिए ख़त्म कहाँ पे हुआ था, जो देखो इससे स्टार्ट होकर के यहाँ पे ख़त्म हुआ था, इसको याद रखो 35 पे ख़त्म हुआ था। अब इसको ढकेंगे, इसको ढक लिए, और स्टार्ट कहाँ ख़त्म हुआ था 35, तो 35 से स्टार्ट करो, 35 गुने 2, लेकिन -35 है ना, तो -35 गुने 2। अब क्या करेंगे, -35 गुने 2, उसके बाद 28 -28 गुने 5, -28 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे कहिएगा -28 के साथ माइनस है, माइनस भी एक और माइनस है, ये माइनस रूल है देने का कि बीच में घटाना है तो माइनस देना, और ये 28 वाला माइनस इसका है, ये संख्या का माइनस है जो कि समीकरण में दिया हुआ था माइनस। अब 1 के लिए इसको ढकेंगे, कहाँ पे ख़त्म हुआ था 5 के साथ, तो 5 गुने 4 करेंगे, क्या करेंगे 5 गुने 4, फिर क्या करेंगे 2 गुने 3, 2 गुने 3 करेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या किए, इसको ऐसे ढक लिए, इससे इसमें एकदम माइंड क्लियर रखो तब तो अंदर कुछ जाएगा। पहले जो कचरा भरा हुआ दिमाग में, वो कचरा को निकालिए और क्लियर रखिए ताकि रास्ता दीजिए जाने का, तब ना जाएगा। 100 वाला को ढके, सबसे पहले तो 100y ऐसे लिख लिए और बड़केंगे को बटा दे दिए, 100 वाला को ढके, इससे इसमें गुना किए और इससे इसमें गुना किए, और दोनों को क्या किए घटा दिए। तो जब गुना करेंगे तो इसका खुद का जो माइनस है वो तो रहबे ना करेगा, -28 का माइनस है तो वो रहेगा, 35 का माइनस है तो वो रहेगा। अब जो है बीच वाला को ढके, फिर ख़त्म कहाँ हुआ था -35 पे, तो -35 से फिर इधर आ जाओ, क्रिस क्रॉस, फिर इधर आ जाओ, 28 गुने 5 कर दिए। अब ये माइनस घटाने का रूल है इसलिए माइनस दे रहे हैं, और ये -28 जो है -28 का माइनस है। फिर इसका देखो ये ढक दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ तक खत्म हुआ था तो 5 गुने 4 करेंगे, तो 5 गुने 4 कर दिए। फिर क्या करेंगे 2 गुने 3 करेंगे, 2 गुने 3 कर दिए, बस कर दिए। अब इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। 1 बटा 28 ये कितना होता है, 8 के 24 के 4 बचा 2, 8 या 24 के 4 बचा 2, और 2 तिया 6, 6 और 2 8, 84 माइनस 35 तिया 35 चक्का, तो 5 चक 20 के 0। देखिए सबसे पहले ये माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, गुना कर दिए। अब कितना हो जाएगा 30 25 150, 5 चक 20 170, 5 चक 20 के 0 बचा 2, 3 4 तिया 12 और 2 14, 35 चक कितना हो जाएगा, 5 चक 20 के 0 बचा कितना 2, 4 तिया 12 और 2 14, 140 होगा ना, 40 तिया 20 से 5 चक 20, यानी कि x बटा -84 प्लस 144 y बटा 35 गुना 2 तो -70 हो जाएगा, 35 गुना 2 -70 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 20 × 100 8 × 40 140 ये भी हो जाएगा, माइनस प्लस 140, 8 × 40 के 0 बचा 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, ये y का हो गया बराबर 1 बटा 1 का क्या हो जाएगा 5 चक 20, क्या हो जाएगा 5 चक 20, 1 बटा 20 माइनस 2 तिया के 6, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल इसको घटा देना है, घटाइए। 140 में 84 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, 14 में से 8 गया कितना बचेगा 6। चूँकि बड़ा वाला संख्या प्लस में है तो जो आया प्लस में आएगा, इसमें भी बड़ा वाला संख्या प्लस में है तो जो आएगा प्लस में आएगा। 140 में 70 घटेगा तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। यहाँ पे तो सिंपल है, 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा 14 बचेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना, ये जो आया है इसको पहले फ्रेश से यहाँ पे लिखते हैं और इसको देखिए करना क्या है। इसमें सबसे पहले आया क्या, सबसे इजी है, देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप खत्म, अब आंसर आ जाएगा। आया क्या है हमारे पास, x बटा 66 बराबर y बटा 70 बराबर 1 बटा 14, ये आया है, इन आया है। अब करना क्या है, इसके लिए इसके बराबर 1 करेंगे, मतलब x बटा 66 बराबर 1 बटा 14। जब ये करेंगे x का मान आ जाएगा। फिर दूसरा क्या करना है, इसके साथ बराबर करेंगे, y बटा 70 बराबर 1 बटा 14। जब इसको सॉल्व करेंगे x का मान आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे y का मान आ जाएगा। 66 इधर भागा में उधर जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, x बराबर 66 बटा 14, ये आ गया x का मान। y का ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर 70 बटा 14, 14 × 70 जो कि कटता भी है तो आप काट भी सकते हैं। ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। कितना ईजी था, बहुत ईजी था। बस क्या करना है आपको, ये हाथ वाथ ढक करके गुना कर लेना है, और गुना करने के बाद जो बचेगा घटेगा घटा देना। यही इतना चीज़ आपको इसमें पढ़ना था। क्या करना है, बस एकदम माइंड क्लियर रखिए क्या करना है। जो समीकरण दिया हुआ रहेगा, समीकरण को ग्राफी विधि से हल करेंगे, उसमें हम रेखा देख करके बताएंगे कि कितना हल होगा, या फिर बस समीकरण देख करके हम बताएंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2 में कैसे कितना हल होगा, ठीक है। लास्ट बीजगणितीय विधि होता है हल करने का। यही सारा विधि पे तो सब बनेगा, बाकी वर्ड प्रॉब्लम रहेगा उसको पढ़ के समझना है, बनाना है, वो तो एक्सरसाइज में बताएंगे। उसके बाद बीजगणितीय विधि में 3 विधि पढ़ना है। सबसे पहले प्रतिस्थापन जो कि बता दिए, उसके बाद विलोपन जो कि बता दिए, थोड़ा सा
बहुत हल्का है, लेकिन आप सबको हार्ड लगता है, जो कि नहीं जानता, हम भी नहीं जानते थे तो हार्ड लगता था। बहुत हल्का है लेकिन थोड़ा सा हार्ड लगता है, वज्र गुणन, वो पढ़ना है, तो वो तो आप ऐसे ही कर दीजिएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यानी कि ये हमारा इतना ही चीज़ अगर आप जानते हैं तो पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत तरह का क्वेश्चन रहेगा, सब बन जाएगा। सातों एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन देंगे, उसको आपको देखना है। सॉल्यूशन नहीं देखेगा तो फ़ायदा, बेसिक ये तो रखना ज़रूरी है, ये आप नॉलेज खुद रखिएगा और इसी का यूज़ करके फिर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। नहीं होगा तो फिर देखिएगा।